सो फाइनली बच्चों, आज से मैंने आपका क्लास 12 सोशियोलॉजी का न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है, जो कि सेशन 2021 एंड 22 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ऑलरेडी हमारा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और कंप्लीट मैंने इंफॉर्मेशन सिलेबस के रिगार्डिंग आपको पहले ही एपिसोड वाइज सीरीज में प्रोवाइड करवा दी थी। अगर आप बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए जो इस सेशन के लिए रखा गया है, और उसी के बाद आप वीडियो देखें, क्योंकि आगे चल के आपको कंफ्यूजन ना हो सके। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी, यानी कि समाज शास्त्र एक परिचय। अब इस लेसन की खास बात यह है बच्चों कि लास्ट ईयर भी मैंने इसे करवाया था और इस सेशन में भी मैं आपको करवा रहा हूं, और जबकि मुझे पता है कि इस वाले लेसन से आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एज पर योर सिलेबस उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये वाला जो लेसन है वो नॉन इवैल्यूएट है, यानी कि इसमें से कोई भी आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर समझना पड़ेगा, तभी आप 12th क्लास की सोशियोलॉजी को एक बेहतर तरीके से समझ सकोगे, क्योंकि ये जो लेसन है वो आपको सोशियोलॉजी के बारे में बताने वाला है। जिन बच्चों ने 11th क्लास की वीडियो देखी थी मेरी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में। तो 12th क्लास में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं जो कि 11th क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस लेसन के कंटेंट के बारे में। लास्ट ईयर यानी 11th क्लास में आपने जो सोशियोलॉजी पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी, तो आपने टर्म्स के बारे में जाना था। और इस वाली क्लास में बच्चों आप इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में अच्छे से अपनी समझ को डेवलप कर सकोगे, एक बेहतर एग्जाम्पल के साथ, एक बेहतर कंटेंट के साथ और एक बेहतर समझ के साथ। तो देखिए फिर क्या बात की गई है। तो सबसे पहले आप इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में जानोगे, उसके टर्म्स के बारे में, नेचर के बारे में, स्कोप के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, एस्पेक्ट के बारे में, कैटेगरीज के बारे में और साथ ही इसके कैरेक्टर के बारे में। क्योंकि सोशियोलॉजी जो है वो एक नया सब्जेक्ट है, इसका जो हिस्ट्री रही है ना वो इतनी ओल्ड नहीं है। मैंने आपको बताया था 18-19 सेंचुरी में ये धीरे धीरे काफ़ी तेजी से पॉपुलर होता चले गया, और आज के समय में इस सब्जेक्ट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है। इस लेसन के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो बच्चों इसमें कहा गया है कि ये जो आपकी सोशियोलॉजी है ना, इसकी जो पहचान है, आइडेंटिटी जो है वो काफ़ी इजी है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है ना वो जीरो से नहीं है, जैसे कि अदर सब्जेक्ट की हुई पड़ी है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो उसका इतना लंबा टाइम पीरियड है, उसी तरह पॉलिटिकल की बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं, लेकिन जब सोशियोलॉजी की बात आती है तो इसकी जो शुरुआत थी, मैंने आपको बताया था कि 18-19 सेंचुरी में हुई थी। ऑगस्ट कॉम्टे को इनका जनक भी माना जाता है। और इवन बच्चों, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जो हमारा निवास स्थान है, उसी से हमें समाजशास्त्र के बारे में जानकारी भी समय के अनुसार प्राप्त होती ही रहती है। और व्यक्ति के लिए सोसाइटी का जो ज्ञान होता है, समाज का जो ज्ञान होता है ना, वो काफ़ी स्वाभाविक होता है, यानी कि नेचुरल होता है। व्यक्ति जिस समाज में निवास करता है उसके वह तौर तरीके खुद भी सीख जाता है, क्योंकि वह सदस्य है समाज का, और सही और गलत की समझ उसे रहती ही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जाए आपको, कि आप जानते हो कि अगर आप गली में कूड़ा फेंकोगे तो ये सही बात नहीं है, अगर आप किसी को गाली दोगे तो ये सही बात नहीं है, चोरी चकारी करोगे तो ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि समाज इसकी सजा देता है कानून के दायरे में आकर। तो ये सब चीज़ें आपको इसी सब्जेक्ट में जानने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है आपके समझने के लिए। अगर आप इस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझ सकोगे तो आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकोगे अपने अपोजिट साइड को। ठीक है बच्चों, होप सो कि आप यहाँ तक तो अच्छे से समझ ही चुके होंगे। और अब बात करते हैं इस लेसन के मेन कंटेंट की, कि आपको सोशियोलॉजी किस बारे में बताना चाह रही है। टॉपिक है बच्चों हमारा समाज शास्त्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। देखिए मैं आपको काफ़ी नेचुरल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि जो आने वाले लेसन होंगे ना, आपको इस लेसन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम्पल्स की। देखिए क्या बात की गई है इसमें, कि जो समाज शास्त्र है ना, इसका जो ज्ञान है वो सहायक भी है एक तरीके से और बाधक भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट से पूछा जाए कि चल भाई बता कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल,
जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके बारे में तू क्या जानता है, तो वो बच्चा नहीं बता पाएगा, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं। लेकिन जब आप 6 स्टैंडर्ड वाले बच्चे से पूछोगे तो वो कुछ ना कुछ तो बता ही देगा। और जब आप 18+ या फिर आप अपनी क्लास वाले स्टूडेंट से पूछोगे तो उसको तो इसकी समझ होगी, क्योंकि वह समाज का हिस्सा है और एक जिम्मेदार नागरिक अब वह बन चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सोशियोलॉजी के बारे में स्टडी कर रखी है, बल्कि आप एक सोसाइटी का पार्ट है और इसी में आप पले बड़े हैं। इसी चक्कर में आपको इन चीज़ों का ज्ञान ऑटोमेटिक होता आया है। तो इसलिए ये जो आपकी नॉलेज है ना, वो एक तरीके से सहायक भी है। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर बाधा की, तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैं एक सिंपल भाषा में आपको दे देता हूं कि बुक की लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज में डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? अगर हम अपनी ही लैंग्वेज को बुक में भी यूज करें तो उस बुक की जो वैल्यू है ना, वो रह ही नहीं जाएगी। इसलिए तो कुछ ऐसे वर्ड्स डाले जाते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, ताकि वो हमारी कैजुअल लैंग्वेज से अलग हो सके, उनका एक लेवल हो सके, ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके, एक्सप्लेन कर सके और दूसरों को समझा सके। तो प्रॉब्लम बच्चों वहां पर क्रिएट होती है जब आप अपनी लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल करने बैठ जाते हो ऐसे सब्जेक्ट में। आगे क्या बात कर रही है सब्जेक्ट की, समाजशास्त्र जो है ना, वो समाज के व्यक्तित्व तथा वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। तो ये बिल्कुल सच बात है कि ये जो सब्जेक्ट है इसका अपना ही एक लेवल रहा है। आपकी जो समझ है सोसाइटी को लेकर वो पहले से ही बनी हुई है, क्योंकि आप समाज का एक हिस्सा है। लेकिन आपको सोशियोलॉजी फिर भी अच्छे से पढ़नी है और समझनी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक मकान है, वो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन जब उस मकान को हमें नया बनाना होता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? उस मकान की तोड़फोड़। पहले मकान टूटेगा तभी तो नया मकान बनेगा। तो उसी प्रकार बच्चों, जो आपके सोसाइटी को लेकर पहले का जो ज्ञान बना हुआ है ना, उसे आपको खत्म करना पड़ेगा और सोशियोलॉजी की शुरुआत नए सिरे से करनी पड़ेगी। और इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग पहले से मिली हुई है। बस ये है कि आप उन टर्म्स को यूज कर सकोगे जो कि सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में यूज होती आई है। क्योंकि बच्चों, जो समाजशास्त्र है ना, वो व्यक्ति के दृष्टिकोण में अंतर समझ पैदा करने का काम करता है। इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में सत्यता की बहुलता देखने को मिलती है। क्योंकि समाजशास्त्र जो है ना, जो हमारे ऑर्थोडॉक्स जो थिंकिंग है, जो रूढ़िवादी विचारधारा है, उसे समाप्त करने की बात नहीं कहता, बल्कि एक बेहतर समझ पैदा करने की वह बात करता है कि आज के लोगों में और पहले के लोगों में क्या अंतर देखने को मिलता है। और साथ ही बच्चों, समाजशास्त्र के अध्ययन में दूसरे आपको किस तरीके से देखते हैं, इससे आपको एक नजरिए का पता चलता है। और साथ ही आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं, इस बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर जो बच्चा यहाँ तक अच्छे से समझ चुका होगा मेरे शब्दों को, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आने वाले जो पॉइंट्स होंगे ना, उसे एक बेहतर तरीके से समझ आ सकेंगे। क्योंकि जो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं वो काफ़ी रियल तरीके से पेश किए गए हैं। जैसे कि भारतीय समाज की समझ जो है वो एक नक्शा प्रदान करती है, एक मैप, जिसमें स्थिति की पहचान आसानी से हो जाती है। जैसे कि एक पृथ्वी है, उसका मैप दे रखा है। आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 कॉन्टिनेंट है। भारत जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और भारत के अंदर जितने भी राज्य आपको लोकेशन वाइज देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही आपको ये भी पता चल जाता है कि इस राज्य में ये भाषाएं प्रचलित है, ये वेशभूषाएं प्रचलित है। क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ पर हर धर्म के, हर जाति के, हर भाषा के, हर संस्कृति के लोग निवास करते हैं। तो उसी तरह बच्चों, समाजशास्त्र भी ना एक सामाजिक नक्शे का पता लगाने में हमारी मदद करता है। जैसे कि मैं आपको भारत का एक राज्य है जो कि नॉर्थ ईस्ट का है, ये 7 सिस्टर का ही एक पार्ट है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो आप बच्चे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो 7 सिस्टर हैं उनमें कौन कौन से राज्य इंक्लूड है। और साथ ही वो बच्चा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा जो ये बता सके कि इन 7 सिस्टर का एक ब्रदर भी है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश को लेकर कि आप किस तरीके से समाजशास्त्र के अंदर एक सामाजिक नक्शे की पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों, जब आप मैप में अरुणाचल प्रदेश को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये वाला जो राज्य है वो उत्तर पूर्वी है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला है। और साथ ही आप ये भी जान सकोगे कि ये अनेक बड़े राज्य, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया,
मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनकी तुलना में छोटा है। लेकिन बच्चों ये अन्य राज्यों से जैसे कि मणिपुर, गोवा, हरियाणा, पंजाब, इनसे बड़ा भी है। एक राज्य अन्य राज्यों से छोटा भी हो सकता है, एक राज्य अन्य राज्यों से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको स्थिति और क्षेत्रफल के बारे में पता चल रहा है। और साथ ही अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ प्राकृतिक विशेषता की, तो देखिए भारत के अन्य राज्यों की तुलना में जो अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ का जो भूभाग है, जो लैंड है, यहाँ पर आपको माउंटेन और ग्रीनरी यानी कि फॉरेस्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। तो ऐसी जानकारी बच्चों आपको ऐसे सब्जेक्ट में जानने को मिलती है। चलो ये तो थी राज्य को लेकर बात। अब मैं आप ही को लेकर बात कर लेता हूं, यानी कि व्यक्ति को लेकर। तो एक तुलनात्मक सामाजिक नक्शा आपको समाज में निर्धारित स्थान के बारे में भी बता सकता है। अब आपके माइंड में आएगा सर वो कैसे, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बच्चों, जैसे कि आपकी उम्र 17-18 हो सकती है, या फिर आप कोई भी एज के हो, आप किसी न किसी क्षेत्रीय समूह से तो संबंधित होंगे ही, और साथ ही आपकी कोई क्षेत्रीय भाषा भी होगी। ऊपर से आप किसी आर्थिक वर्ग के हिस्सा होंगे, जैसे कि हाई लेवल के, मीडियम लेवल के, लोअर लेवल के, और साथ ही आप एक धार्मिक समुदाय से भी संबंधित हो सकते हैं, एक जाति से भी, एक जनजाति से भी, या फिर समाज के कोई अन्य सामाजिक समूह से आप संबंधित हो सकते हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक पहचान बच्चों सामाजिक नक्शे में एवं सामाजिक संबंधों के ताने बाने में आपका जो स्थान है वह निर्धारित करती है। क्योंकि समाजशास्त्र आपको समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूह, उनके आपसी संबंध एवं आपके अपने जीवन में उनके महत्व के बारे में बताता है। तो आप समझ रहे हो इन चीजों के बारे में। तो बच्चों इस प्रकार समाजशास्त्र न केवल स्थिति, क्षेत्रफल, प्राकृतिक आधार पर, बल्कि आपकी समझ को लेकर, अन्य लोगों की समझ को लेकर, इन सभी चीजों के बारे में वह बात करता है। और यही नहीं, एक प्रसिद्ध सोशोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है सी राइट मिल्स। तो इन्होंने भी समाजशास्त्र के बारे में कुछ कहा है जिसे जानना आपके लिए काफी जरूरी है। ये समाजशास्त्र को दो तरीके से बांटते हैं। एक तो यह व्यक्तिगत परेशानी को लेकर बात करते हैं, दूसरी है सामाजिक मुद्दे को लेकर बात करते हैं। अगर बात की जाए व्यक्तिगत परेशानी की, तो इसके अंदर जैसे व्यक्ति की खुद की नौकरी हो, या फिर उसका सामाजिक जीवन हो, बेरोजगारी हो, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य हो, इन सभी से ये चीज़ें जुड़ी होती है। और जब बात आती है सामाजिक मुद्दे की, तो जैसे कि युवा और वृद्ध, यानी कि यंग एज और ओल्ड एज में जो डिफरेंट है, यानी जो अंतर है उसे कम करना, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसे कम करना, सांप्रदायिकता हो, क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, इन सब का खात्मा करना, ये क्या है, एक सामाजिक मुद्दे हैं जो कि समाज से जुड़े हुए हैं। और समाज के अंदर तो हम सभी शामिल है, क्योंकि बच्चों हम एक समाज का हिस्सा है, हम ही से तो मिलकर समाज का निर्माण हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए समाजशास्त्र के बारे में, तो देखिए बच्चों, बचपन जो होता है वो सामाजिकरण की एक प्रक्रिया का सबसे प्रथम भाग होता है। क्योंकि जो सोशलाइजेशन होता है ना, बच्चे के पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाता है। अगर अनौपचारिक ढंग से बात करें तो परिवार उसका प्रथम भाग लेता है, और औपचारिक तरीके से बात करें तो जो स्कूली शिक्षा होती है वो उसका प्रथम भाग कहलाती है। उसी तरह व्यक्ति जो होता है वो समाज का हिस्सा होता है, और व्यक्तियों से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है। क्योंकि व्यक्ति समाज में रहकर नियम कानूनों को बनाता है, उसे खुद अपने ऊपर लागू करता है, और साथ ही समाज के अंदर एकता, समानता, स्वतंत्रता इनको कायम रखता है, ताकि एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सके। और समाज हमेशा बच्चों एक लक्ष्य निर्धारित होते हैं जो कि समय के अनुसार अपने गोल को अचीव कर सके, यानी कि कल्याणकारी राज्य की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। और उसी तरह जो व्यक्ति है ना, वह समाज के अंदर एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर होते ही है, क्योंकि किसी ना किसी को किसी ना किसी की जरूरत पड़ती ही रहती है, फिर चाहे वो डायरेक्ट तरीके से हो या फिर इनडायरेक्ट तरीके से हो। एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप बीमार होते हो तो आपको डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आप कानूनी सलाह लेते हो तो आपको वकील की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आपको एक टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए बच्चों किसी ना किसी तरीके से जो व्यक्ति है ना, वह दूसरे के ऊपर निर्भर ही है, और ये जो साइकिल है वह समय के अनुसार आगे चलती ही रहती है और आगे चलती ही रहेगी। तो ये तो था बच्चों समाजशास्त्र एक परिचय के बारे में आपका लेसन, जो कि मैंने आपको सिंगल पार्ट वीडियो में ही आपको समझा दिया। और इस लेसन में जिस
वर्ड का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है, वो है कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद का। तो उपनिवेशवाद के बारे में मैंने लास्ट ईयर आपको बताया भी था, क्योंकि उपनिवेशवाद आप जानते हो कि जो अंग्रेज थे उन्होंने 150 से 200 साल हमारे पर राज किया था। जो नेशनलिज्म है यानी कि जो राष्ट्रवाद है ना, उसका जन्म भी उपनिवेशवाद से ही निकल कर आया था कि किस तरह हर एक धर्म के लोग अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे, उनकी जो क्रूर नीतियां थी उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। और शुरुआत आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति मेरठ विद्रोह से ही शुरू हुई थी। मंगल पांडे जी आप अच्छे से इनका नाम भी जानते होंगे। फिर यह सिलसिला आगे चलता रहा चलता रहा चलता रहा और आखिरकार 1947 में भारत के बड़े बड़े जो नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जी, इनके नेतृत्व में भारत को एक आज़ादी मिली, जो कि एक खुशी का दिन भी था, हालांकि एक गम का दिन भी था, क्योंकि भारत का विभाजन भी होता धर्म के आधार पे और पाकिस्तान देश का निर्माण भी होता। तो ये सब चीज़ें बच्चों आपको सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में पढ़ने को आगे भी मिलेगी। आगे आप एक कस्टमाइज तरीके से हर एक लेसन के बारे में जान सकोगे, समझ सकोगे। तो इसलिए मैंने आपको ये वाला लेसन करवाया ताकि आपकी एक रिदम बन सके और आने वाले लेसन आपको काफ़ी ईजी लग सके। होप्स हो कि आप यहाँ तक सभी चीज़ें अच्छे से समझ सके होंगे और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। तो बच्चों आपकी तरफ से लाइक तो बनता ही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपसे लाइक कमेंट शेयर की डिमांड नहीं की जाती, बल्कि आप जब चीज़ें ये करते हो तो वाकई में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और एहसास होता है कि बच्चे वाकई में पढ़ने आए हैं, कुछ बनने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें करते हो तो मुझे दिल से काफ़ी अच्छा लगता है और मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा भी कहना चाहता हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।